हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको इस समय चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर सामाजिक विज्ञान के प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। तो अब आज हम आप लोगों को कुछ मॉडल पेपर में से जो क्वेश्चन हैं उससे सॉल्व कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को आज सॉल्व कराने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर लेंगे जरूर, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं, आज मैं इसलिए नहीं दे पाया हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मतलब उसे लिखने में काफी मेहनत लगता है, तो उसे मतलब लिख कम सका, ठीक है, थोड़ा कम लिखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि मैंने मॉडल पेपर उठाया तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लिया और उससे मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉडल पेपर में से लिए गए हैं, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है या कैसे होता है, ठीक है। तो बेल्जियम का नाम सुना होगा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, आप लोग इसे नोट कर लेना, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वो रहते हैं, जो डच है, फ्रेंच है और जर्मन, ये तीन भाषाएं हैं, बोलने वाले लोग चाहे जहां रहते हैं, वो चाहे जहां रहते हो अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव कर सकते हैं। जैसे उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी भाषा होती है, उसके आधार पर वो सामुदायिक चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डच बोलने वाला चाहे जहां रहता हो, फ्रेंच बोलने वाला चाहे जहां रहता हो, जर्मन बोलने वाला व्यक्ति चाहे जहां रहता हो, ठीक है, वो चाहे जहां रहता हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने भाषा के आधार पर, मतलब उनकी लैंग्वेज और जो मतलब उनके सरकार जिसका वो चुनाव करते हैं उनका लैंग्वेज अगर समान है तो अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव कर सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है, तो अपनी भाषा के अनुसार होता है, ठीक है। ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ आपका पहला है जो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये सब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर से दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। जो गठबंधन सरकार होती है उससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो गठबंधन सरकार आप लोग जानते होंगे, गठबंधन मतलब जुड़ना, अर्थात गठबंधन करना, ठीक है, नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब दो पार्टियों का गठबंधन होता है, और वैसे भी आप लोग गठबंधन का नाम सुना होगा। तो यहाँ जैसे पार्टियां हैं, दो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं, ठीक है। तो गठबंधन करेंगी ना, तो मतलब जैसे पार्टी है बीजेपी है एंड आपका कोई और पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी, इन दोनों का गठबंधन हो गया। तो वैसे भी आप देख सकते हो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों पर मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा अगर पार्टियों को मिला दिया जाए तो जो सरकार बनेगी उसी को हम लोग गठबंधन कहते हैं। बस यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस, ठीक है, गठबंधन क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज गठबंधन। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन है, विश्व के संघात्मक राज्यों का नाम बताइए। जो विश्व के संघात्मक राज्य हैं, संघात्मक, उनके नाम बताना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको देश बताना है, जैसा राज्य इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो एक प्रकार से जो देश है वो राज्य है, और अगर अपने देश में देखा जाए तो वो राज्य अलग है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दो संघात्मक राज्य बताऊंगा। नंबर फर्स्ट इंडिया है, नंबर 2 अमेरिका है। ये दो है जो है ना, ये दो संघात्मक राज्य हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आ रहा होगा आई होप, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना अच्छा समझाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आश्वेत शक्ति आंदोलन क्या तात्पर्य है। जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को जानना भी चाहिए, 3 स्टार प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है। यहाँ नाम क्या है, आश्वेत, जो आश्वेत लोग होते हैं। तो देखो आश्वेत शक्ति आंदोलन जो 1966 में उभरा, कब उभरा, 1966 में, और 1975 तक चलता रहा।
समझ में आया। 1966 में उभरा, समझ लो इनका जन्म हुआ 1966 में और इनकी मृत्यु हो गई 1975 में। जीवित कितने वर्ष रहे वो तो आप लोग काउंट कर सकते हो, इतना तो आपका मैथ तेज ही है, ठीक है। तो नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। रवैया लिखा है, खैरा खाया नहीं लिखा हुआ है, रवैया, ठीक है। तो रवैया उग्र था किसके लिए? नस्लवाद जो था ना, नस्लवाद को लेकर यह आंदोलन का रवैया उग्र था और इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। अगर आपको अमेरिका जो है, अमेरिका एक कंट्री है, उससे अगर नस्लवाद को मिटाना है, जैसे नस्लवाद एक शब्द है उसे मिटाना है, तो हिंसा का सहारा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। मतलब अगर हम लोग हिंसा का सहारा लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नस्लवाद को मिटाना है चाहे हम लोग हिंसा का सहारा लें। अगर आप लोग देखे होंगे इस शत्रु, जैसे आपका कोई शत्रु है उसे मारना है, चाहे हमें बंदूक का ही क्यों सहारा ना लेना पड़े, तो वही काम है कि अश्वत्थ शक्ति आंदोलन 1966 ईस्वी में उभरा और 1975 तक चलता रहा। कहां तक? 1975 तक। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था, लेकिन इसका मानना है कि अमेरिका से नस्लवाद को मिटाना है चाहे हिंसा का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। प्रश्न नंबर 5 है, यहां आप लोग देखना, प्रश्न नंबर 5 है, देखो, यदि सत्तारूढ़ जो सत्ता है रूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए। आपको 2 तर्क देने हैं। यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो पहला सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। जो सांप्रदायिक राजनीति है उसे बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर रूढ़वाद धर्म का आधार पर शासन मतलब शासन का आधार मानता है, अगर रूढ़वाद दल जो है ना धर्म को शासन का आधार मानता है तो सामुदायिक राजनीति का बढ़ावा जरूर मिलेगा, ये तो तय है। और बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकवाद, जो बहुसंख्यकवाद है या बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि 3 चीजों को बढ़ावा मिलेगा, सामुदायिक को भी बढ़ावा मिलेगा, बहुसंख्यकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा और अल्पसंख्यकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहां से आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, आई होप। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही अच्छा सा वीडियो है, इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 पड़ोसी देश का नाम लिखिए। जो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं उसका नाम बताना है। तो भारत के पड़ोसी देश तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटे से ही आप लोग पढ़े होंगे, रटे होंगे, सर जो आपके सर होंगे वो रटाए होंगे। तो वो आपको केवल 2 बताना है, क्योंकि आप छोटे थे तो और ज्यादा याद किए, अब आपको केवल साइड में 2 ही बताना है। तो 2 आपको पता होगा, नेपाल आपका पड़ोसी देश है एंड श्रीलंका। ये 2 जो है ना, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हर एक क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलिए स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 7 है, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? जो कानून का शासन है वो किस शासन व्यवस्था का नाम है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। किस शासन व्यवस्था का? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हुआ। अब हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोट और है, उसे मैं प्रोवाइड करता हूं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देख लो। अगला क्वेश्चन है यहाँ, देखो यहाँ, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? देखो ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको इसे थोड़ा मतलब कट कर दो, क्योंकि ये थोड़ा गलत था, तो इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से मार दो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको केवल अगर गलत हो जाए तो 2 लाइन पार देना है, ठीक है, ब्लैक से बस। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कोई पूछे भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी तो उसमें सबसे अच्छी खेती होगी और सबसे अच्छा फसल उगेगा। तो इसलिए जो है ना, भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती हैं और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जैसे नदियों द्वारा कोई अवसाद लाया जाता है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब जहां नदी पास होंगे ना, आई होप कि वहां जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होगा, ठीक है। कम देखो ऐसे नदी होंगे ना तो वहां से ज्यादा अवसाद होंगे, और बगल में आएंगे तो वहां जलोढ़ मिट्टी ज्यादा बन जाएगी, और यह बहुत उपजाऊ होती है। और ये मिट्टी जो होती है ना, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है।
तो यहाँ से आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ समझ में आया। और क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, या जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जो है ना नदियों के अवसादों से होता है। अगला क्वेश्चन, पवन अपरदन किससे कहते हैं। पवन अपरदन क्या होता है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। नहीं समझ में आया, देखो पवन अपरदन जो होता है ना, पवन अपरदन का अर्थ है कि पवन द्वारा मृदा को नष्ट करना। ठीक है, अब जैसे आप लोग समझो, पवन जो है ना, पवन हवा के द्वारा, जैसे मैदान है, खाली मैदान है, वहां मिट्टी है, मिट्टी मतलब पड़े हुए हैं। अब जब बहुत तेजी से आंधी या फिर तूफान आते हैं तो जो मृदा होती है वो उड़ने लगती है, फ्लाई यानी कि उड़ने लगती है। अब क्यों उड़ने लगती है, क्योंकि हवा का वेग जो होता है बहुत तेज होता है। अब वो जितना तेज होगा उतना अधिक मिट्टी को उड़ाएगा। अब वो मिट्टी को उस स्थान से उड़ाकर पता नहीं कहाँ ले जाए, इसका मतलब उस स्थान पर मृदा का क्षय हो गया, अर्थात वहां जो है मृदा की कमी हो गई। तो वही कहने का अर्थ है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से पवन को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, पवन जो है ना, पवन अगर किसी मृदा जो है ना मृदा को उड़ाता है तो इसी प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। आई होप कि आपको पवन अपरदन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और रिवाइज मैं कर देता हूं। देखो, पवन द्वारा मैदान जो है, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। यहां से क्लियर। अगला क्वेश्चन, वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताइए। जो वन है, वन की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताने हैं। तो अगर वन की कटाई करोगे तो ज्यादातर सूखा पड़ेगा और बाढ़ आएगा। अब सोच रहे होंगे सूखा भी पड़ेगा बाढ़ भी आएगा, तो देखो अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो आपके घरों में पानी भर जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। और अगर सूखा मतलब आभास हो रहा है कि सूखा पड़ रहा है तो वहां जहां वन की कटाई होगी वहां सूखा तेजी से होगा, और अगर पानी आ रहे हैं तो बाढ़ तेजी से आएगा, यानी कि घाटा ही घाटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन सी हैं। भारत की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोपण फसलें हैं वो कौन सी हैं। तो भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब रोपण फसलें हैं। भारत में जो चाय होती है, चाय, कॉफी, ठीक है, रबड़ एंड गन्ना, ये सब क्या है, केला भी एक रोपण फसल है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो। केला भी एक रोपण फसल है। तो यहां से आपको रोपण फसलें समझ में आ गई। जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। तो जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। तो जनसंचार जो है ना, जनसंचार के साधन में रेडियो एंड दूरदर्शन एवं डाक तार, इंटरनेट आदि। ठीक है, तो जो ये है ना जनसंचार के साधन में रेडियो है, दूरदर्शन है, डाक तार है, इंटरनेट है, ये सब जो है ना जनसंचार के साधन है। ठीक है, क्या है, जनसंचार के साधन है। ठीक है, अगला है, विश्व के दो संघात्मक राज्यों के नाम बताइए। तो मैंने आपको बता दिया, भारत और अमेरिका, इससे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आगे मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब मॉडल पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही क्वेश्चन मैं इसे बता चुका हूं, भले ही मैं इसे लगवा चुका हूं, लेकिन ये मॉडल पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। दोबारा आपको पढ़ना होगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो यार क्यों ना हम लोग दोबारा पढ़ ले, अगर मतलब है मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्यों ना पढ़ ले। तो इसीलिए आप लोग डोंट वरी, जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है तो वो मैं आपको बता रहा हूं मॉडल पेपर में से। तो यहाँ आपको 14 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रॉलेट एक्ट क्या है ये आपको पता होगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट नाम सुना होगा। देखो रॉलेट एक्ट जो है ना, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था। क्या था, कानून था। रॉलेट एक्ट क्या था, एक कानून था। जैसे कोई नई कानून आती है, कोई और कानून आता है, मतलब हर एक नई कानून आती है, तो ये रॉलेट एक्ट एक विख्यात कानून था। तो ये क्या था कि रॉलेट एक्ट जब हमें आयोग के अंग्रेजों का शासन था तब ये कानून चलाया गया था, और ये भी कानून इंडिया के लिए, जो इंडिया के मतलब इंडियन लोग हैं उसके लिए काफी हानिकारक था। क्यों, क्योंकि ये भी एक मतलब इंडिया के पक्ष में कानून नहीं था। अब आपको मैं बताता हूं, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित। 1919 में कौन सी घटना हुई थी, बहुत ही भयानक घटना हुई थी। आपको याद होगा 1919 में अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लाखों सैनिक, 79 सैनिक मारे गए थे, जिसे मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर
किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। मतलब कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार कर लिया जाता था वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। कितने? 2 ईयर, यानी कि 2 साल के लिए। यहाँ क्या कहा है कि राइट एक्ट जो है ना 1919, नाम आपको सन थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था, क्या था? एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। मतलब शंका हुआ कि ये आतंकवादी है या फिर ये इंडियन है तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ाया गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार और पढ़ा देता हूं। देखो, असहयोग आंदोलन जो है ना कब और क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है ना 1922 ईस्वी में वापस लिया गया। मतलब कब हुआ? 1922 ईस्वी में। लेकिन क्यों वापस लिया गया? क्योंकि चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया था। किस घटना के कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। तो ये चौरी चौरा का नाम सुना होगा, एक घटना हुआ था। ठीक है, तो इसी के कारण जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, लेकिन चलाया गया तो ये सफल नहीं हुआ। इसको चलाया जरूर गया था लेकिन वापस ले लिया गया था। और आपको ये पता है किस घटना के कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई भी सुझाव है, जैसे आपका फिजिक्स में कोई दिक्कत हो, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत हो, बायोलॉजी में कोई दिक्कत हो, कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करना। क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप लोगों को किस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, वैसे मैंने मतलब साइंस या सोशल साइंस की बात की जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, संसाधन और विकास, इन सब चैप्टर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कुछ और बनाने हैं, तो वैसे मुझे पता नहीं कि आप लोगों को किस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत है। अगर साइंस है, साइंस में आपको किस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत है। आपका मैथ है, मैथ में किस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत है। मैथ के कुछ मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिल रहे हैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कुछ मैराथन क्लास भी दिए जा रहे हैं। तो वैसे में आपको बताना चाहिए कि हमें सर इसमें दिक्कत है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना चाहिए कि हमें इसमें दिक्कत है, तब मैं आपके मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। वैसे मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को किस में दिक्कत है, क्योंकि मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब पता है कि हाँ मुझे स्टूडेंट में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों का, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। जिसका छूट जाता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन लगभग कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ, लाइक भी करता हूँ। ठीक है, तो वैसे में आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और जैसे ही मुझे किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सभी स्टूडेंट जो क्लास 10th में हों वो देख सकें, क्योंकि इस समय आप लोगों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करने हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा धमाका लाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो वैसे मुझे तो लगा कि अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।